गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 14th ऑफ सितंबर और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं पर ब्रीफली। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है सरकार के द्वारा। क्या नाम रखा गया है? विजयपुरम। क्यों रखा गया है? इसकी हिस्ट्री क्या है? चोला एम्पायर से इसका क्या लेना देना है, वही हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल में। जूट के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। उसके अलावा ओपन एआई ने एक नया आर्टिफिशियल सिस्टम निकाला है जिसका नाम है ओपन एआई O1। तो ये जो पहले चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे थोड़ा सा एडवांस है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल रीफ क्या है ये थोड़ा जानने वाले हैं। वैसे तो रीफ नेचुरली ही होते हैं, है ना, लेकिन चिलिका लेक जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ती है, यहाँ पे आर्टिफिशियल रीफ भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट सक्थन थम्पुरम क्या है? छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का, लेकिन यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। उसके अलावा स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो कि ब्रिटेन देने वाला है यूक्रेन को टू अटैक रशियन टेरिटरीज, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, टार्डीग्रेड्स। ये क्या होता है? एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मैं कहूँगा, तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आज का मुझे लगा ये। खैर, बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की। तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, इसका नाम चेंज करके रखा गया है श्री विजयपुरम। तो जब ये सरकार पावर में आई थी, हालांकि नाम तो हमेशा से चेंज होते रहते। मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया, वो सब करके। लेकिन ये जब सरकार आई पावर में तो नामों को चेंज करने का सिलसिला जो था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया और अभी रुक नहीं रहा है। और फाइनली अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके रख दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है जी। लेकिन सवाल यह है कि भैया ये नाम रखा क्यों है? नाम चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी है? पोर्ट ब्लेयर में क्या दिक्कत थी? दिक्कत एक है कि ये कॉलोनियल लेगेसी है। ये हमें याद दिलाता है कि भैया हम लोग कभी ब्रिटिश के अंडर में रूल हुआ करते थे, हम उनके स्लेव्स हुआ करते थे, हमें ओप्रेस किया करते थे, वो हमारे मास्टर्स हुआ करते थे। तो एक उसका प्रतीक है ये। तो उन प्रतीकों को धीरे धीरे हम लोग हटा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पार्लियामेंट के रूप में दिखेगा। मतलब सोचने की बात है, इतना बड़ा देश है ना, 130-140 करोड़ की जनसंख्या है और अच्छा खासा ठीक ठाक सा इकोनॉमी भी है। उसके बावजूद भी आज तक हम लोग उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। इस पार्लियामेंट के बारे में गांधी जी ने बोला था कि इसको बम से उड़ा दिया जाए, लेकिन बैठे हुए थे। तो वे एक ब्रिटिश लेगेसी, ब्रिटिश रूल जो इंडिया के ऊपर हुआ उसका एक प्रतीक है। प्रतीकों को तोड़ने की बात नहीं हो रही है कि प्रतीकों को तोड़ दिया जाए या अपने इतिहास को पूरी तरह से भुला दिया जाए। चाहे वो इतिहास हमारा काला ही है, ब्लैक हिस्ट्री है, लेकिन है तो हमारी हिस्ट्री ना। उसको याद रखना भी जरूरी होता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम लोग आपस में लड़े, अगर हम लोग ने देश के बारे में नहीं सोचा, अगर हम लोग जात पात धर्म में ही बढ़ते ऐसे घुसते रहे, तो ये चीजें होती हैं। आपको कोई रूल कर सकता है, तो वो जरूरी है। बेसिकली प्रतीक भी जरूरी होते हैं। पर एनीवेज, यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये हम लोग एक फ्री नेशन है, सोवरेन कंट्री है, ये ब्रिटिश लेगेसी थी, तो इसलिए इसको हम लोगों ने कर दिया। लेकिन इसका ये नाम जो है पोर्ट ब्लेयर, वो पड़ा कैसे? ये भी सोचने वाली बात है। एक पर्सन हुआ करते थे आर्किबल्ड ब्लेयर, ये ब्रिटिश नेवी जो उस समय हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, उसके अंदर एक ऑफिसर थे, सर्वे ऑफिसर थे। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने अंडमान निकोबार आइलैंड की जो है वो पहला सर्वे किया था। तो वो जब सर्वे करते करते जब वो कलकत्ता से चले, तो पूरा उन्होंने ऐसे पूरा चक्कर काटा और जो ईस्टर्न कोस्ट पे गए, यहाँ पे तो उनको एक नेचुरल हार्बर मिला। डीप था, अच्छा था, तो उन्होंने यहाँ पे रुके और यहाँ पे पहले इसका नाम उन्होंने कुछ और रखा था, बेटी रॉबर्ट क्लाइव रखा था। लेकिन बाद में वो जो ब्रिटेन चले गए तो इसका नाम बदल के उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, पोर्ट ब्लेयर रख दिया गया। और वो थोड़ी सी कहानी उनकी बनती है। उनको ईरान, इराक और पाकिस्तान, कई जगह का उनको बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था करने के लिए। बट एनीवेज, ये कोई खास इंपॉर्टेंट हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो अंडमान निकोबार या जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा। शुरुआत में जब इसको डिस्कवर किया गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको यूज़ किया एक स्ट्रेटजी के तौर पे। लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी इसकी। जो मलेशिया के जो डकैत हुआ करते थे, डकैत मतलब पायरेट जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो उनको टैकल करने के लिए ये बनाया गया। जब इंडियन टेरिटरी के अंदर कुछ इश्यूज हुआ करते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे यहाँ भाग जाया करते थे। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बंद कर दिया, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे इंडिया से वो यहाँ पे लाए गए। और जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद फिर 1906 में यहाँ पे एक सेलुलर जेल की स्थापना की गई।
और जिसको काला पानी भी कहा जाता है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे रहे। वीर सावरकर जो है उनमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम नज़र आता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे तिरंगा भी फहराया था। तो उसका वजह से इसका एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस तो डेफिनेटली है। लेकिन चोला एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर रहा, चोला एम्पायर ने भी यूज़ किया इसको। तो उस समय पे क्या हुआ था, तो सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उस समय पे ये इसको विजयपुरम कहा जाता था। और चोला एम्पायर की एक्सपेंशन जब हो रही थी तो पोर्ट ब्लेयर को यूज़ किया जाता था स्ट्रेटजी के तौर पे एज अ नेवल बेस। तो यहाँ से चोला रूलर्स अटैक किया करते थे आसपास के एरियाज़ में। तो उसमें से एक नाम जो है वो सुमात्रा इंडोनेशिया का आता है। और उस समय इंडोनेशिया एक बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था जहाँ से बुद्धिज़्म पूरे देश में पूरी दुनिया में फैला, बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। उस समय इसका नाम श्री विजयपुरम हुआ करता था। तो थोड़ा सा आपने याद रखना है इस चीज़ को। बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदली। और उस समय का अगर आप इतिहास देखोगे तो उस समय की जो लिटरेचर की बुक्स हैं उसके अंदर जो नाम है वो रखा गया है माँ नक्कवरम। और इसी के लिए इसका नाम निकोबार भी पड़ा है। बेसिकली जो लिटरेचर था उसमें था नक्कवरम, बाद में जब इसका नाम चेंज करके रख दिया गया निकोबार, तो वो यहीं से इंस्पायर्ड है बेसिकली। तो वो एक इसकी हिस्ट्री रही है, वो एक बड़ी ही रिच हिस्ट्री है। बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं। अंडमान निकोबार में कई सारी ट्राइब्स रहती हैं। अंडमानीज हैं, जारवाज हैं, ओंग्स हैं। निकोबार के अंदर निकोबारीज एंड सेंटिलीज रहती हैं। सेंटिलीज इस पूरी दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में मानी जाती हैं। ये आम जो मेन लैंड के इंसानों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं करते हैं और बिल्कुल हंटिंग गैदरिंग करते हैं। उस तरह का इनका जो है लाइफस्टाइल रहता है। और ये सदर्न निकोबार आइलैंड पे रहते हैं मोस्टली, जो वाला पार्ट है हमारा। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाने वाली है उसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि जो ये प्रीमिटिव ट्राइब्स हैं सेंटलीज वो डिस्प्लेस हो जाएंगी। वो एक टॉपिक हम लोगों ने अलग से कर लिया था, ग्रेट निकोबार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट चला रही है। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जूट के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं बिकॉज इस बार दिक्कत क्या हुई, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर जो फ्लड आया भैया, उसकी वजह से जूट की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर 20% का डिक्लाइन हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जूट हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल असम के अंदर ही ज़्यादा होता है। ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर छोड़े, जब इंडिया बंगाल एक हुआ करता था तो ये जो रीजन है बांग्लादेश वाला और असम, ये कलकत्ता वाला, इसके आसपास, ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग रीजन हुआ करता था। बाद में हुआ ये कि जूट प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वो चले गए बांग्लादेश के अंदर और जो फैक्ट्रीज थी वो रह गई कलकत्ता के अंदर। तो फिर उसके बाद इंडिया में जूट प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ कलकत्ता वाली साइड में और आसाम वाली साइड में। अदरवाइज ये जो एरियाज थे मोस्टली वो बांग्लादेश के अंदर हुआ करते थे। तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में जूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जूट मेरे ख्याल से लाइफ में सबने यूज़ किया ही होगा। बैग वगैरह, बोरी, सैक जो होती हैं वो मोस्टली जूट की बनी होती हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, है ना। तो सब ने इसको यूज़ किया ही होगा। नेचुरल एक फाइबर होता है, ये लॉन्ग रफ्स और शाइनी बास्ट फाइबर होता है। और पैकेजिंग वगैरह में, कारपेट, टेक्सटाइल में इसका खूब जो है यूज़ किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदली, प्लास्टिक आ गया, दूसरे फाइबर्स आ गए, तो जूट की डिमांड जो है वो काफ़ी कम होने लगी इंडिया में। और उस वजह से इंडिया की जो वर्ल्ड ट्रेड है या जूट की, वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गई। अभी हम लोग यूजुअली 4500 करोड़ रुपीस का जूट एक्सपोर्ट करते हैं कई सारी कंट्रीज़ में। लेकिन फिर भी अगर आप पहले से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। और वो एक अलग चीज़ है। तो 1790 से ही हम इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। जापान, जर्मनी, यूके, बेल्जियम, फ्रांस में हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से जूट की प्रोडक्शन कम हो रही है, जूट की डिमांड कम हो रही है देश में, तो सरकार कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है कि भाई इसके यूज़ को बढ़ाया जाए। तो एक जूट टेक्नोलॉजी मिशन 2.0 हम लोगों ने चलाया। इसके लिए कुछ रिसर्च हो रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक जो सोल्यूशन सामने निकल के आया है वो ये है कि इथेनॉल बनाया जा सकता है जूट से। तो अभी हम लोग शुगर केन या मेज़ का यूज़ करते हैं इथेनॉल के लिए, और इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम लोग करते हैं अपने ऑयल के साथ, तो जूट का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो एक नई डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेगा। हमने नेशनल जूट बोर्ड भी बनाया 2008 के अंदर, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये।
उससे पहले हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जूट मैन्युफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल एंड द नेशनल सेंटर फॉर द जूट डाइवर्सिफिकेशन। इन दोनों को मर्ज करके हम लोगों ने नेशनल जूट बोर्ड बना दिया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में काम करता है। जनरली वही काम होते हैं सबके, कि भैया मार्केटिंग करना है, यील्ड को इंक्रीज करना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, वो बेसिक जो फंक्शन होते हैं वही इसके फंक्शन भी हैं। यहाँ से वैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2018 में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए, ओपन एआई O1 ये क्या है भाई? तो चैट जीपीटी का एक नया पेट प्रोजेक्ट था जिसे प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी कहा जा रहा था काफ़ी टाइम से, और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आउटकम आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इसका पहला प्रोडक्ट सामने आ चुका है जिसका नाम है ओपन एआई O1। तो ये चैट जीपीटी से थोड़ा सा हटके अलग है, क्योंकि इसका सारा फोकस ना रीजनिंग के ऊपर है। सोचता है, ये इंसानों की तरह सोचता है और इंसानों की तरह सॉल्यूशन भी ढूंढता है। इवन ये इंसानों से फास्ट सोच सकता है। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जैसे मैथमेटिक्स वगैरह की हुई, वो काफ़ी ज़्यादा सोल्व कर सकता है, और ये अपनी गलतियों से सीखता भी है। इंसान कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सोल्व करता है? उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, और उन छोटे छोटे हिस्सों को जब सोल्व करता है तो बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाती है। इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट रीजनिंग। ये जो नया प्रोग्राम है ओपन एआई O1, ये भी बेसिकली इसी मॉडल पे काम करता है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, अपनी गलतियों से सीखता है। अगर ये कोई सही आंसर देता है तो उसके लिए इसको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर गलत आंसर देता है तो उसके लिए इसको पिनलाइज भी किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मुझे खास आइडिया है नहीं, क्योंकि वो टेक्निकल सी चीज़ हो जाएगी, बट ऐसा लिखा गया है बेसिकली। ये रीजनिंग में इतना स्ट्रोंग है कि मैथ ओलंपियाड में इसने 83% स्कोर किया है। मैथ ओलंपियाड मतलब मैथ की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जाती हैं, और ये टॉप 500 स्टूडेंट्स में सिलेक्ट हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो एक कोडिंग कंपटीशन भी होता है दुनिया भर में, जहाँ पे इसने 89th परसेंटाइल, मतलब कोडिंग भी करेगा। अब ये आपके लिए मैथ भी सोल्व करेगा, कोडिंग भी करेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके साथ इसने compete किया है और उनको आउट परफॉर्म कर दिया। मतलब ये पीएचडी वालों से भी एडवांस है भैया, और ये तो इसका पहला मॉडल है। सोच के देखिए, अगला जो इसका सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, अगले 5-7 साल में कितना एडवांस हो जाएगा। तो आपको किसी रिसर्च के लिए पीएचडी स्कॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। कोई फॉर्मूला आपको करना है कि नहीं जरूरत पड़ेगी। कोई दवाई आपको बनानी है, कोई नई दवाई किसी डिसीज के लिए, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको लेके ही सब कुछ कर देगा भाई। ये दुनिया की बड़ी से बड़ी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर डालेगा। अब अगली जो जनरेशन आने वाली है, इवन अपनी जनरेशन भी, उसको इससे डरना चाहिए या फिर इसको एज अ हेल्पिंग हैंड के तौर पे मानना चाहिए, वो सबका अपना अपना विचार हो सकता है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो क्या ये हमारी जॉब्स को खा जाएंगी या फिर ये नई जॉब्स क्रिएट करेंगी? क्या इससे हमें डरना चाहिए या फिर इसके लिए खुश होना चाहिए? क्योंकि देखिए, इनोवेशन रुकता नहीं है। कितना ही चाहे हम लोग इससे भागने की कोशिश करें, रुकेगा नहीं। ऐसे ही सवाल तब भी उठे थे दुनिया में जब कंप्यूटर आया था, कि अब तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन ये तो छोटी सी बात है, जब कैलकुलेटर्स बने थे, कैलकुलेटर्स, बहुत सारी जगह पे दुनिया में सड़कों के ऊपर टीचर्स ने प्रोटेस्ट किए थे कि ये कैलकुलेटर तो हमारे दिमाग को खराब कर देगा, है ना। वो मैथ जो हमारा दिमाग यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन करने के लिए, सब खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमेशा से ही कुछ ना कुछ होती रहती हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उनसे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खुद सोच सकती है। आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई थी वो खुद से नहीं डिसीजन ले सकती थी, बट ये ले सकती है। तो ये थोड़ा सा अलग है बेसिकली दूसरों से। बट एनीवेज, क्या क्या कर सकते हैं भाई? इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जो टीचिंग होती है वो बेटर हो सकती है ना, क्योंकि पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड टीचिंग ये स्टूडेंट्स को करवा सकता है। हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज में, इंजीनियरिंग में बहुत कुछ ये कर सकता है। लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे अभी ये इंटरनेट नहीं ओपन कर सकता, इसलिए इसके अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन की थोड़ी दिक्कत है। बेसिकली जो रीसेंट करंट इवेंट्स हैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है। आज भी कभी कभी ये जब इसे कॉम्प्लेक्स तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब फिर वही बात सेफ्टी की आ जाती है, तो ये बेसिकली चैट जीपीटी से थोड़ा सेफ है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उनको ये फॉलो करता है। चैट जीपीटी उतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सेफ आप इसको कह सकते हो। चलिए, आर्टिफिशियल रीफ,
तो पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा। पहली बात तो ये है कहाँ, तो ये है हमारी उड़ीसा के अंदर चिलिका लेक यहाँ पे, ठीक है। ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, क्योंकि समंदर के बिल्कुल नज़दीक है तो फ्रेश वाटर आता है इसमें, और उधर से सलाइन वाटर आता है तो वो ब्रैकिश वाटर हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए ज़रा, ये सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये लगाए जा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल रीफ है, ये नेचुरल रीफ नहीं है। नेचुरल तो खुद ही बनता है, कोरल पोलिप और ज़ूज़ैंथली के बीच में जो रिलेशन होता है उससे बनते हैं नेचुरल रीफ तो। और रीफ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बहुत ही ज़्यादा फिश पाई जाती हैं। हालांकि नेचुरली आपको मैं बताता चलूं कि जो चिलिका लेक है ये बहुत ज़्यादा रीफ फ्रेंडली है नहीं, तो बहुत ज़्यादा रीफ यहाँ पे नहीं पाए जाते। चिलिका लेक के अंदर कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रीफ पाया जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि ओवर फिशिंग की वजह से फिश कम हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल फिश ये लगाए जा रहे हैं। तो अगले 2 4 5 सालों में ये ग्रो होने लगेंगे, फिश आने लगेंगी, तो जो लोकल कम्युनिटी में 2 3 लाख लोग हों जो डिपेंड करते हैं लोकल फिशिंग के लिए, वो उनके लिए एक बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड का यहाँ पे काम करने के लिए बनाया गया है। तो दो तीन चीज़ें बेसिकली इससे हो सकती है ना। एक तो जो नेचुरल जो कोरल्स थे वो रिस्टोर हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी, और लोकल लोगों का जो लाइवलीहुड है, एम्प्लॉयमेंट है, वो इंश्योर हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी। तो एक तीर से कई सारे निशाने बेसिकली यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस आर्टिफिशियल रीफ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा पता इसके बारे में होना चाहिए। ये कंक्रीट के हैं, ये जो आपने मैंने दिखाई दिया ब्लॉक्स, तो ये वहाँ पे लगाए जाते हैं लाइन में इस तरह से, और धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे लाइकन्स होती हैं, मोसिस होती हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, और इकोलॉजिकल सक्सेशन धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो एनवायरमेंटल बेनिफिट तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी, ब्लू इकोनॉमी ऑब्वियसली से इंप्रूव होगी, क्योंकि फिश जब ज़्यादा आएंगी तो फिर पैसा तो बनेगा ही लोगों का, है ना। उस वजह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और चिलिका लेक जो है उड़ीसा में पाई जाती है, जो दया रिवर है वो यहाँ पे वाटर को ड्रेन करती है, और एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ये मानी जाती है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लगून भी इसको माना जाता है। जो पहले नंबर पे है वो है न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। और यहाँ पे कुछ बर्ड सेंचुरी भी हैं, जैसे नालाबम के अंदर यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। और विंटर के सीज़न में बहुत साउथ अमेरिका से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 800 प्लांट स्पीसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और एक बड़ा ही रेयर टाइप का एक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसे हम लोग बाराकोडिया लिमलेस स्किंक कहते हैं। पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया था, देखिए ज़रा, ये है इसकी पिक्चर। थोड़ा स्नेक जैसा लगता है, बस स्नेक है नहीं, थोड़ा केंचुए जैसा ही रहता है, ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है बस, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हो। कोरल वैसे तो कोरल नेचुरल होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा आर्टिफिशियल करने की कोशिश कर रहे हैं इस को बनाने के लिए। तो कोरल बेसिकली एक इन्वर्टेब्रेट एनिमल होता है, और ज़ूज़ैंथली के साथ इसकी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है। मतलब ज़ूज़ैंथली एक अलगी है, और ये जो कोरल पोलिप होता है ये एक एनिमल किंगडम से आता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। जब दोनों मिलते हैं तो एक कोरल बनाते हैं। और ये जो कोरल पोलिप होते हैं, इनके जो आउटर शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह का बना होता है, हार्ड शेल होता है। तो जब ये कोरल पोलिप मर जाता है तो इसका जो शेल है, जो स्केलेटन है, वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्केलेटन एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, और इसका साइज बढ़ जाता है पूरा। इसी को हम लोग कोरल रीफ कहते हैं बेसिकली। और इंडिया की बात करें तो लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गुजरात के अंदर ये पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु वगैरह में कुछ पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली रहता है। कोरल ब्लीचिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बेसिकली देखिए कोरल है ना, वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, इनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। तो अगर वाटर बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाए तो ये मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो ये मर जाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तभी ये मर जाते हैं। तो बेसिकली कोरल पोलिप और ज़ूज़ैंथली के बीच में जो रिलेशन है, जब ये बीइंग का ब्रेकअप हो जाता है तो ये मर जाते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट उसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। देखिए वैसे तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर इसको करना चाहो कभी तो कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ आप यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो देख सकते हो, को देखने को मिलेगा। बट करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा अज्यूम करता हूँ कि आपको थोड़ी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पहले से होगी। और आज सैटरडे का दिन है, तो आज शाम को 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास भी है।
उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखिए ज़रा, ठीक है। आप इस पे कॉल करके या इस पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से पूरे वीक का, हफ्ते का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवाता हूँ। चलिए, सक्तन थम्पुरम क्या है, थम्पुरन क्या है भैया? तो बेसिकली एक किंग हुआ करते थे अपने ज़माने में, केरला के अंदर 1751 में ये पैदा हुए, रॉयल फैमिली में पैदा हुए ऑब्वियसली। और थिसूर इनकी कैपिटल थी, कोचिन रीजन के अंदर केरला में। और इन्होंने बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, तो मैसूर और कोचिन का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके मैसूर को डिफीट किया काइंड ऑफ, और एक ट्रीटी भी की ब्रिटिशर्स के साथ। फिर उसके बाद ये मैसूर से अलग हो गए एक सेंस में। अच्छे थे पर्सन, ये बड़े समझदार थे, और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स वहाँ पे किए। रोड सिस्टम बेटर इन्होंने वहाँ पे किया, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा किया, और फाइनेंस वहाँ पे बहुत बढ़िया इन्होंने कर दिया था। और इन्होंने जो थिसूर फेस्टिवल है वो भी बेसिकली इन्होंने चलाया, और उसके बाद वो हर साल वहाँ पे मनाया भी जाता है। तो समस्या ये हुई कि अभी इनका जो स्टैचू है उसको वो थोड़ा डैमेज हो गया था रिसेंटली, तो उस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो इनके स्टैचू को रिप्लेस किया जाएगा, बस। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपको खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रीलिम्स के लिए। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं, सक्थन थम्पुरम कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? चेरा एम्पायर से थे बेसिकली, अगर थोड़ा आपको और डिटेल में जाना है तो। चलिए, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एक बहुत ही एडवांस लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च मिसाइल होती है ये। और ये क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ठीक है। क्रूज मिसाइल ऐसे चलती है क्लोज टू द ग्राउंड, और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलती है ये, लेकिन ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। फ्रांस और यूके के पास है, और अभी ब्रिटेन इसको यूक्रेन को देने वाला है, क्योंकि रशिया से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस कॉन्टेक्स्ट में बस आपने इसको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। टार्डीग्रेड्स पिक्चर देखिए जरा आप, इसके फीट हैं बेसिकली, और ये थोड़े से इसके पंजे आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। दिखने में तो बेयर जैसा लगता है ना, बट ऐसा है नहीं, बेसिकली बहुत ही छोटा है ये, माइक्रोस्कोपिक होता है भैया। 0.3 से लेकर 0.5 mm तक का होता है। ये तो थोड़ा जूम करके थोड़ा बड़ा लग रहा है। इनके बारे में खास बात ये है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, सबसे ज्यादा। और अभी इनके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, और फॉसिल से बेसिकली हमको ये पता चल सकता है कि क्यों और कैसे कहाँ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसकी 8 लेग्स होती हैं, और उनके क्लोज भी होते हैं, जैसे पिक्चर मैंने आपको दिखाया। और ये जो मोसिस होती हैं, लाइकन्स होती हैं, उनके बीच में रहते हैं, और वहीं पे प्रोडक्शन भी करते हैं। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हाई रेडिएशंस को सहन कर सकते हैं, इवन ये स्पेस में भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी में खास प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। मतलब ये जब बहुत हार्श कंडीशन में जाते हैं ना, तो अपने बॉडी के सारे फंक्शन को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब कंडीशन थोड़ी सी ठीक होती है तो उनको दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। बेसिकली अपने मेटाबॉलिज्म को ये बेसिकली जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, तो इनकी खास बात है। तो उस वजह से थोड़ा सा ये न्यूज़ में थे, क्योंकि इनके फॉसिल्स अपने को मिले हैं। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स के आसपास पूरी दुनिया में एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसे हम लोग ग्रेट एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, ग्रेट डाई भी कहते हैं। उस समय पे भी इन्होंने सर्वाइव किया था। उस समय पे 90% जो लाइफ थी पूरी अर्थ से वो खत्म हो गई थी, लेकिन ये भाई साहब फिर भी सर्वाइव कर रहे थे। इसका सर्वाइव करने का रीजन यही है कि ये शट डाउन कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को। इवन ये स्पेस के अंदर भी काफ़ी समय तक रह सकते हैं। तो जो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनको लेके एक स्पेस जो रिसर्च है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कुछ लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि जब हम लोग मून पे जाएंगे तो क्यों ना हम लोग इनका एक बैग भर के ले जाएं इसको मून पे जाके छोड़ते हैं, और फिर देखते हैं अगले 20, 30, 40 सालों तक क्या ये मून पे सर्वाइव कर सकते हैं क्या। तो एक लाइव मून पे खुद इंसान शुरू कर सकते हैं। तो वैसे वैसे कुछ खुराफाती आइडियाज साइंटिस्ट लोगों के मन में आते रहते हैं, तो वो कुछ कुछ करते रहते हैं। अलगे प्लांट सेल्स वगैरह को ये खाते रहते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हमने इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो इसको वाटर बेयर भी कहते हैं। तो इसका एक घर का प्यारा सा नाम है वाटर बेयर, क्योंकि दिखने में बेयर जैसा लगता है, हालांकि होता बहुत छोटा है, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये नंबर दिया हुआ है, अगर आपको करंट अफेयर क्लास ज्वाइन करनी है आप डेफिनेटली करिए, मैं आपको वहाँ पे मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।